आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की। आखिर किस प्रकार से अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो इन सब को समझने के लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं, यानी कि क्रियाविधि के द्वारा आपको ऑक्सीकरण और अपचयन को समझा रहे हैं। तो चलिए देखिए ज़रा, आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है प्रयोग, इस प्रयोग के अंतर्गत एक बर्नर दिखाई दे रहा है, उसके बगल में चाइना डिश रखी हुई है, यानी कि इसे आप लोग वाइट कटोरी टाइप बोलते हो, ठीक है। और बगल में रखा हुआ है ट्राइपॉड, उसके ऊपर वायर गेज लगा हुआ है, यानी कि जाली जिसे कहते हैं। बर्नर के ऊपर हमने चाइना डिश को रखा, और चाइना डिश के ऊपर ये जो पाउडर देख रहे थे ब्राउन कलर का था, ये कॉपर का पाउडर है स्टूडेंट्स। यह पाउडर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो करके कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जिस कारण ये भूरे रंग से काले रंग में बदल जा रहा है। यानी कि कॉपर का रंग कैसा था? भूरा था। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। अब आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उपचयन अभिक्रिया। तो जब भूरे रंग के कॉपर को हमने हीट किया था, तो काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, ये ऑक्सीजन जो आप देख रहे हो रेड कलर से, ये जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो जब किसी भी तत्व में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है तो इस क्रिया को ऑक्सीडेशन, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? उपचयन। ठीक है। तो देखिए आप, कॉपर में मैंने ऑक्सीजन को जोड़ा, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। किसमें? कॉपर में। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसे क्या बोलेंगे? उपचयन। इंग्लिश में क्या लिखा हमने? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। यानी कि जो क्रिया करता है उसे ऑक्सीडाइज कहते हैं, और इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि कॉपर कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ है, यानी कि ऑक्सीडाइज हुआ है। क्लियर हो गया आपको? इसी प्रकार से अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन की, यानी कि हिंदी में कहते हैं अपचयन। तो अपचयन क्रिया कैसे होती है ज़रा देखिए आप लोग। अभी जो हमने रिएक्शन की थी वो आपने ध्यान से देखी थी कि किस प्रकार से कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा था। अब देखिए, कॉपर ऑक्साइड में मैंने हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर से देख रहे हो, और ये हाइड्रोजन गैस, यानी कि गुब्बारे में जो गैस भरी कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। तो जैसे कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस को भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या हो गई? कॉपर प्लस H2O, यानी कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। मीन्स कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास या त्याग करना, ये क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, देखिए लिख के आ रहा है ना, ऑक्सीजन का त्याग करना अपचयन कहलाता है। ठीक है। तो देखिए CuO से क्या बन गया? Cu। ओ तो हमारा हट गया। अब O कहाँ पर चला गया है? तो O चला गया है हाइड्रोजन के साथ, जो कि क्या बना दे रहा है? H2O बना देगा। इसमें आप देख पा रहे हैं CuO में जो O है, ये O कहाँ पे जा रहा है? H2 के पास। ये आपको एरोस दिखाई दे रहा है, H2 के पास पहुंच गया, यहाँ से क्या बना दिया? H2O। ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि H2 में O जुड़ गया है। पहले H2 था, रिएक्शन के बाद क्या हो गया? H2O हो गया। तो जहाँ पे O जुड़ गया वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और CuO से O हट करके Cu बदल गया, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन। तो क्लियर हो गया आपको कि कौन हमारा ऑक्सीडेशन है, कौन हमारा रिडक्शन है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर CuO क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। H2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिया में देखिए, CuO से Cu का बनना अपचयन, H2 से H2O का बनना ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन। क्लियर हो गया ना? इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन को हम लोग अभिक्रियाओं के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। बस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता कहाँ पर है कि ऑक्सीडेशन को उपचयन कहते हैं और रिडक्शन को क्या कहते हैं? अपचयन। ठीक है। नीचे देखिए, और एक बात देखिए, नीचे लिख के आ रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन जहाँ पर हो जाएं उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी डिफिनेशन की। तो उपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अर्थात किसी पदार्थ से हाइड्रोजन के निकलने को भी क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, जिससे इन्होंने क्या कहा था? ऑक्सीडेशन। अभी लिखा है अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकल जाता है या पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक है। और
उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए और एग्जाम्पल को देख करके आप बताइए, ज़रा खुद भी सोचिएगा। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और खुद सोचिए कि आखिर यहाँ पर कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो आपको देखना है यहाँ पर कि जिंक ऑक्साइड से आगे क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, याद रखिए जो हमने लिख दिया साइड पे, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन। अब कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसे क्या बोलेंगे, उपचयन। और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। तो नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए दिए गए तत्वों की संयोजकताओं को निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो भी तत्व होते हैं उसकी संयोजकता को निर्धारित किया जाता है। और सेकंड पार्ट है कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी संयोजकता विधि द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। आखिर ये सब कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ये सब क्या है और किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, KMnO4। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है KMnO4, इसमें लिखा हुआ है कि माना Mn की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एक्स। आप ध्यान दीजिएगा कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसकी एक्स माना जाता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, KMnO4। अब आप लोग बहुत आसानी से देखिएगा, सरल तरीके से समझिएगा कि किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि पहले ही क्वेश्चन से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फोकस करिएगा। पोटेशियम के ऊपर लिखा हुआ है +1 और O के ऊपर लिखा हुआ -2। ये कहाँ से आया आप ये समझ लीजिए, सब कुछ निकालना सीख जाएंगे। पोटेशियम के ऊपर 1 लिखा हुआ है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर आपको दिक्कत आती है कि ये कैसे, हमें तो ये भी नहीं पता है, तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि जैसे हमने कहा कि पोटेशियम, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा 2881, यानी कि हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा पोटेशियम, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हो गया 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2881, ठीक है। तो आखिरी कक्षा में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। चूंकि ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन की अगर बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो हमने क्या लिखा 2,6। तो अष्टक पूरा करने में कितने की कमी आ रही है, 2 की, तो 2, और चूंकि कमी है तो माइनस में, यहाँ पे अधिकता है तो ये प्लस में, ठीक है। इसलिए के ऊपर +1 लिख दिया और ओ के ऊपर -2 लिख दिया है। अब देखिए 1 + x, Mn का हमने x मान लिया है, 1 + x + 4, ये 4 कैसे आया, क्योंकि O 4 टाइम थे, तो 4, O की वैल्यू कितनी है -2, तो 4 - 2 = 0। =0 करने का मतलब होता है समीकरण बनाना है, ठीक है। तो 1 + x + 4 - 2 = 0, तो क्या हो जाएगा 1 + x, 4 2 = 8, माइनस का 8 = 0, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x = +7। अतः Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए लिखा है माना S की ऑक्सीकरण संख्या x, H2SO4 में S के ऊपर हमने x लिख दिया, H की प्लस की 1 हो गई और O की -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 + x - 8 = 0। यहाँ पर 2 कैसे आ गया, क्योंकि H2 टाइम था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x = +6। अतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान +6 होगा। तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, लिखा है HPO4 में P की निकालना है। तो माना P की ऑक्सीकरण संख्या x, हमने आपको पहले ही बताया है कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसकी x मान लेते हैं। तो हमने लिखा HPO4, H के ऊपर 1, ये प्लस की वैल्यू है, P के ऊपर x और O के ऊपर -2, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 + x - 8 = 0, तो x = -7 = 0।
x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 7। अतः फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या का मान प्लस का 7 होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। लिखा है K2MnO4 निगेटिव चार्ज। ये क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से लगना जैसे हमने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था KMnO4। देखिए यहाँ पर क्या है, K2MnO4 है, बाकी सब कुछ सेम है, केवल K में 2 टाइम लगा दिया गया है, तो आप भी वैसे रख दीजिएगा। Mn की वैल्यू x, K में प्लस का 1 था तो लेकिन यहाँ पर 2 है K2, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 2 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ये एक नई चीज़ है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, प्लस या माइनस का कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पर देख रहे हैं तो माइनस का चार्ज है, तो कितने माइनस का है, 1 माइनस है, इसलिए इज इक्वल टू माइनस का 1 कर दिया। तो 2 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स 4 टू जा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 1, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 1, एक्स बराबर 6 माइनस 1 यानी कि एक्स बराबर प्लस का 5। अतः Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान प्लस का 5 होगा। स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है NH2CO NH2 में आपको कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो कैसे निकाला गया है, NH2CO NH2 को थोड़ा दूर करके लिख लीजिएगा। N पर प्लस का 3, H पर प्लस का 1, C का x, O का माइनस 2, N का प्लस 3 और H का प्लस 1, सबकी वैल्यू रख करके इज इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है प्लस या माइनस, इसलिए 0। अगर प्लस माइनस होता तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को इंडिकेट करते। यहाँ पर क्या आ गया, 6 प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया है, तो क्या बचेगा, 6 प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 8, यानी कि यहाँ पे कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या का मान आया वो कितना है, माइनस का 8 है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं H2H2O8 में सल्फर की निकालनी है। तो देखिए हमने वैल्यू रख दी है, H पर प्लस की 1, चूँकि देखिएगा यहाँ पर सल्फर की x है। अब यहाँ पर ध्यान देना, x रखना है, लेकिन यहाँ पर हमने कितना लिखा, 2x, क्योंकि H 2 टाइम है, तो हमने लिखा 2 प्लस 2x प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 2x 8 दूनी 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया प्लस का 7, यानी कि H2H2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना है, प्लस का 7 है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट K2CO3 में कार्बन की कैसे निकालते हैं। माना कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना है, x है, तो फॉर्मूला रखिएगा K2CO3। अब आपको करना आ गया होगा कि C के ऊपर x, यहाँ पे लिखा हमने 2 प्लस एक्स 3 2 जा 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं ये इधर पे आ जाएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस का 4। अतः कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना है, प्लस का 4 है। इसी प्रकार से K2Cr2O7 में स्टूडेंट आप लोग करके भी एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद करके देखिए कि क्या इसका आंसर आएगा। K2Cr2O7 में Cr का हो जाएगा हमारा x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 7, और ये क्या हमारा माइनस का 2 यानी कि माइनस का 14। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो लगभग x बराबर प्लस का 6 आंसर इसका आ जाना चाहिए। आप लोग भी करके एक बार चेक कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है K2MnO4 प्लस, तो यहाँ पर क्या करना है कि K के ऊपर प्लस चार्ज, Mn के ऊपर x, O माइनस 2 है, तो 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू है ये 1 कहाँ से आ गई, तो ऊपर देखिएगा प्लस चार्ज दे रखा है, तो ये हमारा प्लस का 1 हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाता। तो जितने यहाँ प्लस या माइनस होते हैं उतनी वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम लोग। 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, प्लस की 7। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है KClO3, इसमें आपको क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना है। तो K पर प्लस की 1, Cl पर x और O पर माइनस की 2, ये कैलकुलेट करिए। 1 प्लस एक्स माइनस 2, चूँकि मल्टीप्लाई 3 का है, इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स 3 2 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इधर पे आ जाना है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस का 5। अतः क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या का मान प्लस का 5 हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन दे रखा है Na2Cr O4
माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो Na2CrO4 में Na की कितनी है प्लस की 1, Cr की x, O की -2। कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 2x यानी कि 2 + x मतलब 2x हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, देखिए ज़रा, ये हमारी 2 हो गई, ये हमारी x हो गया, 2x हो गया, और ये है 4 - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 2 + x, 4 × 2 = 8, -8 इज इक्वल 0, ये इधर पे आ जाएगा। तो x - 6 इज इक्वल 0, x बराबर प्लस का 6। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। Na2CrO4 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 6। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे, इसमें 2 हेडिंग होंगी, एक है ऑक्सीकारक, एक है अपचायक। वह पदार्थ जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान अभिक्रिया के फलस्वरूप घट जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कहा गया था कि वह पदार्थ जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान अभिक्रिया के फलस्वरूप घटता है, यानी कि अभिक्रिया के बाद घटेगा तो ऑक्सीकारक कहलाता है। अब उसी का अपोजिट है अपचायक, वह पदार्थ जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ जाता है, अपचायक कहलाता है। अब मतलब ये कैसे ऑक्सीकारक अपचायक का मान घटता बढ़ता है, अब आप ये समझिएगा। जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में बोला है कि लिखा हुआ है ऊपर, आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, हालांकि किसी और का एग्जाम्पल था, फिर भी देख सकते हैं। FeCl3, यहाँ लिखा है FeCl2, ठीक है। तो FeCl3 में ये फेरिक क्लोराइड है और ये फेरस क्लोराइड है। यहाँ पर Fe की जो संरचना है वो प्लस की 3 है और यहाँ पर Fe की प्लस की 2 है। तो आप देखिए अभिक्रिया के पश्चात क्या हुआ, घट गया। यहाँ पे +3 था मान, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे Cl3 था तो 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 था तो 2 लिख दिया गया। अब +3 से +2 यानी कि घट गया कि बढ़ गया, तो 3 से 2 हो गया, घट गया तो घट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकारक का गुण होगा, क्योंकि अभिक्रिया के पश्चात मान कैसा हो रहा है, घट रहा है। अगर ये उधर होता और ये इधर होता तो क्या हो जाता, अपचायक, क्योंकि मान फिर बढ़ जाता। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया कि किस प्रकार से ऑक्सीकारक अपचायक को हम लोग पहचान करते हैं। अब दे रखा है इसमें कि दिए गए यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको हमने पहले भी करवा रखे हैं, आपने किए होंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होंगे। ठीक उसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। H2SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, बताया था हमने आपको। संख्या इसकी हम लोग x मान लेंगे, H2SO3 यहाँ पर 2, इसका x, 3 - 2 = 0, 2 + x, 3 × 2 = 6, -6 = 0, x = प्लस का 4। अतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान प्लस का 4 है। यहाँ पर नीचे देख रहे हैं H2H2O8 में, तो यहाँ पर अभी आपने जो देखा था, जैसे यहाँ पर सल्फर में x लिखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि H2 थे। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 2x - 8 × 2 = 16, -16 = 0, तो 2x = 14, इसमें लैप्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 14, x = कितना बचेगा, प्लस का 7, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान प्लस का 7 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो पूरा मैंने आपको मैटर पढ़ाया ये आपको सेशन में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग को ध्यान से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, लिखा है दिए गए समीकरण में ऑक्सीकारक अपचायक की पहचान कीजिए। अभी अभी हम आपको समझाए थे कि ऑक्सीकारक अपचायक की पहचान कैसे करते हैं, जरा आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए Zn से Zn2+ हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 2+। एक बात आपको बता दें कि जब किसी भी एलिमेंट को सिंगल लिखा जाता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना प्लस का ना माइनस का। इसलिए जिंक के पास ना तो कोई मोल थे, इसलिए यहाँ पर हमने कितना लिखा है 0। Zn के ऊपर यहाँ लिखा है 2+। तो आप यहाँ समझिएगा ये क्या लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लगा दिए गए, आप ये समझिएगा। इसे इसलिए लगाया गया है ताकि अभिक्रिया को बैलेंस किया जा सके। यहाँ पर Zn पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ नहीं निकल रहे हैं, तो दिक्कत होगी, रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। तो यहाँ पर अब देखिएगा कि 0 से वैल्यू बढ़ रही है, जहाँ बढ़ रही होती है उसे कहते हैं अपचायक, और अपचायक का मान यहाँ पर जिंक में 0 से +2 के रूप में व्यक्त हो रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा Cl यहाँ पर 0 है चूँकि अकेला है, सिंगल है। यहाँ पर Cl पर -1 है, चार्ज दे रखा होता है आपको। ठीक है, यहाँ पर नहीं दे रखा हो 0, जहाँ पे दे रखा हो तो वो वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। अब 0 से -1 यानी कि घट रहा है तो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। अब इसमें एक आपको बड़ी बात बता दें कि अपचायक को ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक को अपचयन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन को हम लोग किस नाम से जानते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, अपचायक, और अपचयन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीकारक। ठीक है, अब नीचे रिएक्शन में देखना चाहें तो रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। SnCl2 + FeCl3 SnCl4 + FeCl2 से SnCl4 में Sn की +2 दे रखी, यहाँ पे प्लस की 4 है, +2 से +4 यानी कि यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। जहाँ बढ़ रही है वो हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है वैल्यू जब बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे 3 से 2 हो रहा है, यहाँ की घट रही है वैल्यू। जब वैल्यू घट रही होती है तो इसका मान अपचयन के रूप में आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ वैल्यू बढ़ती है तो ये ऑक्सीकरण, यहाँ वैल्यू घट रही है तो इसका अपचयन होगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू बढ़ रही थी तो ऑक्सीकरण, यहाँ वैल्यू घट रही थी तो अपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन निकालना आपको आ गया है। अब एक बड़ी बात समझिएगा, क्योंकि इसी रिएक्शन में कोई अदर एग्जाम्पल नहीं है, इसी में ऑक्सीकरण भी दिख रहा है, इसी में अपचयन भी दिख रहा है, तो इस पूरी अभिक्रिया को या पूरे समीकरण को हम लोग रेडॉक्स समीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके आगे से। स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन को हम लोग पहचान करते हैं। देखिए, ये तो एग्जाम्पल आपके पहले जैसे हो गए, जैसे मैंने आपको पहले दिखाए थे। I2 यहाँ पर I- है, यानी कि 0 से -1 हो रहा है। 0 से -1 होता है तो ये अपचयन का गुण दिखाता है। ये आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा है Sn Fe, यहाँ पर +2 है, +3, +4 है, +2। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे रखा होता है। अब आप आराम समझिएगा, इतना क्वेश्चन आपको दे रखा होता है और कहा जाता है कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की पहचान कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर Sn पे +2 है, यहाँ पे Sn पे +4 है। +2 से +4 हो रहा है, यानी कि वैल्यू इसकी बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। यहाँ पर Fe3 से Fe2 हो रहा है, घट रही है तो इसे क्या बोलेंगे, अपचयन। एक ही समीकरण है, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आप क्वेश्चन में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात यह है कि दोबारा हम फिर समझाने जा रहे हैं नए एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, परेशान मत होइएगा। नीचे दे रखा है Zn + Fe2 + Zn2 + Fe। अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले कि जब किसी पर कोई चार्ज नहीं होता है तो उस पर हम लोग 0 मान लेते हैं। तो Zn के ऊपर हमने 0 मान लिया। अब 0 से +2 बताइए वैल्यू बढ़ी कि घटी। ठीक है, बोल दिया करिए। आप आराम से लोग सुन रहे हैं, बैठे हम देख रहे हैं, तो आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे मेरे साथ। Zn के ऊपर कितनी वैल्यू है, बोलिए 0। ठीक है, तो 0 से कितनी हो जाएगी, 2+। यहाँ पर देखिए कितनी लिखी है, आप ही लोग बोलो पहले। गुड, 2+ से कितनी हो जा रही है यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर देखिए 0 से 2+ बढ़ गई तो ऑक्सीकरण, यहाँ से 2+ से 0 हो गई तो घट गई, तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन। चूँकि इसी समीकरण में ऑक्सीकरण भी है और अपचयन भी है, तो अब आप लोग बताइए भैया इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन। जहाँ पे दोनों हिल मिल जाएं उसका क्या नाम होगा, रेडॉक्स। बिल्कुल सही आंसर है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपको ये रेडॉक्स अभिक्रिया पहचानना आ गया, ऑक्सीकरण और अपचयन को छांटना आ गया। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से ये पहचान कर लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हैं अंतरा अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये यही जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में जुड़ा हुआ है, उसी का टॉपिक है, उसी तरीके से करेंगे। बस अंतर ये होगा कि अभी तक यहाँ पर सिंगल एलिमेंट थे, अब यहाँ पर हम लोग एक कंपाउंड के रूप में बेसिकली आपको दिखाने जा रहे हैं। तो AlCl3 पोटेशियम Al और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये कैसे पहचान करेंगे, जरा देखिए, पहले परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। यहाँ पर +3 है, यहाँ पर 0 है, ये वैल्यू घट गई है तो अपचयन, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पे +1 है, वैल्यू बढ़ गई है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इसे हमने क्या बोल दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया।
यहाँ पर आपने देखा था एलिमेंट्स के रूप में अभिक्रिया हो रही थी, यहाँ पर अंतराणु रूप में क्या हो गया, एक कंपाउंड के रूप में अभिक्रिया को हम लोगों ने शो किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस की इमेज भी दे रहे हैं। इस इमेज में बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आप लोग भी वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप लोग अपने आंसर को इससे मैच करिएगा। आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग इसको फेयर कॉपी में पूरी तरह से नोट कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हम और लगातार बना करके देते रहें। थैंक यू।